नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के मनोविज्ञान की पाठ्य पुस्तक आरबीएसई बोर्ड की। 3 पाठ हमने इसके पढ़ लिए हैं, 10वां, 9वां, 8वां। 7वां पाठ है, उसका टॉपिक है स्मृति और विस्मृति। वो रीड के सिलेबस में नहीं है। पाठ 6 है अधिगम, इसको हम करने जा रहे हैं। बाकी जो वीडियोज है वो आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के नीचे, लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, उसका लिंक है जीके बाई मुकेश डाका, वहाँ आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, रीड की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड की पुस्तकें हैं और निश्चित रूप से यहाँ से सवाल पहले भी पूछे गए हैं और सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो आज का अपना टॉपिक है अधिगम। धैर्य बनाए रखें, आराम से हम इसको हल करेंगे। अधिगम का अर्थ आप जानते ही हैं, लर्निंग, यानी कि सीखना। तो हम जो चीज़ सीखते हैं, मान लीजिए लैपटॉप चलाना, मोबाइल चलाना, टैबलेट चलाना, किताब पढ़ना, ड्राइविंग सीखना, खाना बनाना, चाय बनाना, कुछ भी काम करना, उसको हमने सीखा, वो है लर्निंग। और इसका सीधा सीधा अर्थ है, एक लाइन आपको याद रखनी है, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, अभी हम पुस्तक की ओर चलेंगे, थोड़ा सा बस 1-2 मिनट हम कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। व्यवहार में परिवर्तन। अब यहाँ व्यवहार में परिवर्तन का ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति है और आप उसके घर गए तो उसका व्यवहार बड़ा अजीब सा आपको लगा कि यार इसका व्यवहार चेंज हो गया आजकल, वो नहीं है। वो तो व्यवहारगत वो चीज़ अलग है। यहाँ व्यवहार में परिवर्तन का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए मोबाइल है और मुझे इसमें जैसे जो अलार्म लगाना है मोबाइल का, मुझे नहीं आता लगाना। अब मैंने पूछा, उसको सीखा, तो एक तो मेरा जो पहले व्यवहार था मोबाइल के प्रति, जो अलार्म लगाने के प्रति, और अब मैंने सीख लिया कि अलार्म कैसे सेट करना है, टाइमर कैसे सेट करना है, तो वो मेरे व्यवहार में परिवर्तन आ गया। अब मुझे वो चलाना आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ व्यवहार का परिवर्तन का तात्पर्य है। तो इसमें हम बहुत सारे सिद्धांत जो है ना, क्रिया प्रसूत, प्रेक्षणात्मक, संज्ञानात्मक, इन सब चीज़ों को जो है देखेंगे। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव जो है, क्यूज, वो भी हम देखेंगे, जो कि किताब में दिए गए हैं। तो शुरू करें लाइन टू लाइन। जी हाँ, तो प्रत्येक व्यक्ति जन्म के समय केवल सीमित संख्या में ही अनुक्रिया की क्षमता रखता है। अनुक्रिया का मतलब रेस्पॉन्स। जैसे मान लीजिए आपने इसे इशारा किया, ठीक है, अब वो आ रहा है, तो वो क्या है, उसकी अनुक्रिया है। ठीक है, आपने उसकी इशारा किया, थोड़ी चाय चलेगी, तो इशारा हो चाहे कोई भी काम हो, तो जो वापस वो क्रिया करता है वो अनुक्रिया होती है। परंतु जैसे जैसे शिशु का विकास होता है, वह अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करने लगता है। आधे घंटा का हम वीडियो बनाएंगे। वह अपने निकट के व्यक्ति, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, वस्तुएं, पानी, दूध, कोई भी चीज़, उनको पहचानना सीख लेता है। ठीक है, थोड़ा क्या है, थोड़ा और विकास होने पर दूसरे व्यक्तियों को देखकर उनकी नकल करके अनेक क्रियाओं को करने लगता है। जैसे दूसरे व्यक्ति करते हैं, अब आप देखना छोटे बच्चे, आजकल हम बड़े लोग करते हैं मोबाइल पे, हाँ हेलो कैसे हो, तो छोटा बच्चा भी क्या करता है, जुटाई, जैसे हमने उसके पास में कोई चीज़ होगी, कोई ड्राइंग बॉक्स है, उसको कान के लगाएगा, हेलो हेलो करेगा, तो वो क्या है, वो है अनेक क्रियाएं नकल करके। फिर अक्षरों को पहचानना, शब्दों और वाक्यों को बनाना, उन्हें लिखना आदि धीरे धीरे सीखता है। और वो प्रक्रिया आपको पता ही होगा, पहले होता है सुनना, फिर होता है बोलना, फिर होता है पढ़ना और फिर होता है लिखना। इसकी हमने ट्रिक बना रखी है, सुबह पहली। ठीक है, सुबह उठते ही होता ना, सुबह पहली, सुबह है पहले, तो सुबह पहली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो घटनाओं, वस्तुओं और विशेषताओं को सीख कर माफी चाहूँगा, उसका वर्गीकरण करना सीखता है। इसके अतिरिक्त पेशीय कौशल, पेशीय कौशल का मतलब जिसमें हाथ पांव आदि की मांसपेशियां काम आती है, मांसपेशियों से जुड़े हुए एक्टिविटी, जैसे साइकिल चलाना, कार चलाना, कोई भी चीज़, खाना बनाना, कोई चीज़ को काम करना, वो सब पेशीय कौशल है। अब पेन को पकड़ रखा है, तो किस तरह से पकड़ना है, वो भी एक पेशीय कौशल है कि हम अच्छा लिख सके। इसी पेन से घुमा के कोई सुंदर लिख देता है, कोई खराब लिखता है, तो वो क्या है, पेशीय कौशल। सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल का मतलब जैसे दूसरों से वार्तालाप करना, प्रभावशाली तरीके से अंतः क्रिया, इंटरएक्शन, हमने उससे बातचीत की, उससे वापस की, उसको जवाब दिया। कई लोगों की आदत होती है अंतः क्रिया सही नहीं करते, आप अपनी बात कह रहे हैं और वो सुन ही नहीं रहे, हूँ हाँ कर लिया, या आप वाली बात पे गौर नहीं किया, अपनी अपने सुनाने में लग रहे हैं, ये नहीं सोचते ये भी कुछ बोलना चाह रहा होगा।
तो वो अंतःक्रिया जो है ना वो प्रभावशाली तरीके से होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी बालक धीरे धीरे सीखता है। तो ये भी क्या है, लर्निंग है, सामाजिक लर्निंग है, वो सोशल लर्निंग है। अपने जीवन की विविध परिस्थितियों के साथ अनुकूलन यानी एडजस्ट, समायोजन, उनको ढल जाना के लिए व्यवहारों को सीखता है, जिससे जीवन सुखमय और खुशहाल बने। इस पाठ में अधिगम को समझाया गया है। सबसे पहले अधिगम के अर्थ को स्पष्ट किया गया है। अधिगम कैसे करते हैं, अधिगम की मात्रा, गति को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट किया गया है। दोस्तों, आपके कमेंट आए, आपके द्वारा वीडियो को बहुत लाइक किया गया, मेरे लिए इतना काफ़ी है, मेरे लिए बहुत प्रेरक है वो। आप और कर सकते हैं, मगर मेरे लिए पर्याप्त है वो बूस्टर देने के लिए। तो अब मैं जो है पूरा प्रयास करूँगा कि शाम को आपको 5 से 6 बजे के बीच, यानी आप 6 बजे एक बार यूट्यूब चेक कर लें, आपको वीडियो मनोविज्ञान का डेली मिल जाएगा, जिसमें पहले हम 11वीं की करेंगे, फिर हम 12वीं के देखेंगे। ये चलेगा अपने फरवरी, फिर हम मार्च में मेरे खुद के क्लास नोट्स है, जिसकी PDF यस गुरु ऐप पर उपलब्ध है। उन क्लास नोट्स का हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको मनोविज्ञान एकदम 2 बार रिवीजन करवा देंगे। 11वीं 12वीं से करवा रहे हैं, उसके बाद में क्लास नोट्स के द्वारा। ओके, तो अधिगम कैसे करते हैं और अधिगम की मात्रा को स्पष्ट किया गया है। अंत में अधिगम प्रक्रियाओं के ज्ञान का जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यक्ति को सुखमय बनाने में उपयोगिता को समझा जाता है कि हम सीख के कैसे अपने जीवन को सुखी बनाएं, क्योंकि हम इसीलिए तो सीखते हैं कि वो जीवन में काम आए, और काम आएगा तो हमारे जीवन में सुखी बनेगा। अब आपको पता ही नहीं है, घर में मान लीजिए कई लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि किस तरह से गैस के चूल्हे को जलाएं, ठीक है, एकदम मान लीजिए उसको डर रहेगा। बिजली का कैसे स्विच ऑन करें, कैसे किसी मोटर को चलाएं, कैसे मोबाइल का इस्तेमाल करें, कैसे कंप्यूटर चलाएं, चीज़ें हम सीखते हैं तो वो चीज़ें काम आती हैं। अब मैं पिछले 10 से 15 सालों से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हूँ, तो आज तकनीकी रूप से भी मैं जुड़ गया, और आज यूट्यूब से भी जुड़ गया, और आज कंप्यूटर के माध्यम से लर्निंग भी और जो टीचिंग भी दोनों हो रही है। अधिगम का अर्थ व स्वरूप। सीखना व्यक्ति के व्यवहार की एक प्रमुख प्रक्रिया है। अधिगम से तात्पर्य व्यवहार या व्यवहार की क्षमता में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन। इस शब्द को मैं अंडरलाइन करता हूँ, स्थायी परिवर्तन, यानी फिर वो परिवर्तन आ गया, उसने सीख लिया, तो जो अनुभव अथवा अभ्यास के कारण होता है। मान लीजिए जैसे कोई टाइम में मैंने साइकिल सीखी, 1-2 बार गिरे, कोहनियाँ छूली, घुटने छूले, ठीक है, फिर धीरे धीरे सीख गए। बाइक चलानी सीखी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कार चलानी सीखी, तो अब वो सीख गए ना। अब बार बार ये थोड़ी कि भूल गए यार, मोटरसाइकिल की चाबी दी, भूल गए, क्या करें। स्थायी परिवर्तन है वो, बस चाबी दो, अभी हम रवाना हो जाते हैं। तो वो अनुभव से भी होता है और अभ्यास से भी, यानी एक बार आपने कोई चीज़ चला ली तो सीख जाएंगे, परमानेंट नहीं सीख पाएंगे, बार बार उसको चलाएंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, तो जो गलतियां होगी और हम सीखेंगे। तो इस परिभाषा के आधार पर सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास अथवा अनुभव के कारण होता है। तो व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन, और अभ्यास भी जरूरी है और अनुभव भी होता है इसमें। दूसरी बात क्या है लर्निंग के बारे में, कि सीखना में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है, यानी अब केवल टेम्परेरी तो सीखना कहाँ माना जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि आप कंप्यूटर में MS ऑफिस में जो है आप फाइल को ओपन करके प्रिंट में जाके और पेज को आड़ा करना, तो लैंडस्केप उसको कर दीजिए। आपने सुन लिया, एक बार कर दिया, 15 दिन बाद फिर कहा, आपने कहा भूल गए कहाँ कैसे बताया था, तो वो स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ। तो सीखना एक लगभग स्थायी परिवर्तन है। यह इंगित करता है कि अधिगम में व्यवहार परिवर्तन लंबे समय तक रहता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है। गजनी वाली दवा, थकान, बीमारी आदि के कारण होने वाला परिवर्तन सीखना नहीं है, ठीक है। बीमारी से कोई परिवर्तन हुआ कि चला नहीं जा रहा, वो नहीं। उदाहरण के लिए थकान होने पर एक बालक बैठ जाता है, तो इससे व्यवहार परिवर्तन को इसे सीखना नहीं कहेंगे, ठीक है। सीखना का मतलब तो है कुछ नई चीज़ आना, और स्थायी परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य ओवर्ट व्यवहार दोनों में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए नक्शे का अध्ययन कर एक व्यक्ति अपने मित्र के घर का रास्ता नक्शे से सीख लेता है, यद्यपि वह वहाँ वास्तविकता में नहीं जाता। यहाँ इससे सीखना कहेंगे कि बालक ने मित्र के घर का रास्ता बनाना सीख लिया है। यही बात है, जैसे मान लीजिए अब हम चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र उनके बारे में पढ़ते हैं, इतनी दूरी है, हम कोई गए थोड़ी है वहाँ,
जाने वाले गए होंगे, मापा होगा, मगर हम नहीं जाते परंतु सीख लेते हैं। वैसे व्यवहार में परिवर्तन अनुभव तथा अभ्यास के कारण होता है। देखो अनुभव जो है वो भी ज़रूरी है। अब आपको मैंने कितना ही कह दिया कि आप कंप्यूटर ऐसे आपको चलाना है, फिर ऐसे फॉर्मेट करना है, ऐसे रिफ्रेश करना है, कॉपी करना है। जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे, अनुभव नहीं लेंगे और उसको 2 बार 3 बार रिपीट नहीं करेंगे, यानी अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक जो है वो परिवर्तन नहीं होगा, यानी वो अधिगम नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए एक बालक किसी गर्म स्टोव को छूता है और उसका हाथ जल जाता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो है बालक उसमें उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। कैसे उसको पता चल गया, अरे ये गर्म है, दोबारा इसके हाथ नहीं लगाना है, ना बाबा ना। बालक हाथ लगा, हम कहते अरे ताता ताता, ऐसे करते हो दूर हो जाता है बच्चा, ठीक है, मारवाड़ी में ताता गर्म। तो इस अनुभव के बाद बालक पुनः उस स्टोव को नहीं छूता। इस व्यवहार को अधिगम कहते हैं। उसने सीख लिया कि ये जो है गर्म है। इसी प्रकार बार बार प्रयास करने पर बालक पंखा कहने पर पंखे की ओर इशारा करता है। नृत्य करना, साइकिल चलाना, किसी कविता को बार बार दोहराना अभ्यास द्वारा सीखने का उदाहरण है। तो अभ्यास से ये चीज़ें सीखी जाती है। व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो अनुभव और अभ्यास के बिना होता है उसे अधिगम नहीं कहेंगे। मैं इस लाइन को एक बार पुनः हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान के जो बड़े बड़े लाइन वाले प्रश्न होते हैं वो यहीं से होते हैं, आपको ध्यान रखना है। कोई भी व्यवहार में जो परिवर्तन है जिसमें न तो अनुभव है न अभ्यास है, तो वो अधिगम कहाँ से हुआ? वृद्धि, बुढ़ापा, परिपक्वता, मादक पदार्थ, थकान से होने वाला परिवर्तन। जैसे मान लीजिए किसी ने दारू पी ली, टल्ली हो गया, ठीक है, और अब वो टल्ली होके नाच रहा है या जैसे कोई अंग्रेजी बोल रहा है, तो वो क्या है? वो अधिगम नहीं है, वो व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। अधिगम से एक अनुमानित प्रक्रिया है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन व्यक्ति का बाहरी व्यवहार या क्रिया है। उदाहरण के लिए बंद करो उसका। उदाहरण के लिए आप एक कविता बार बार दोहराकर सीखते हैं। अध्यापक कहने पर आप उस कविता को सुन लेते हैं। कविता का यह सुनना निष्पादन कहलाएगा, जिसके आधार पर अध्यापक यह अनुमान करता है कि आपने कविता सीख ली। तो समझ में आ गई होगी बात आपके। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। अपेक्षाकृत स्थायी है। ये तो नहीं है कि एक बार या जो प्रैक्टिस कर ली फिर उसको आप जीवन भर याद रखेंगे, वो नहीं है, मगर लगभग स्थायी है। वो आप काफ़ी कुछ याद रखेंगे। आपको याद होगा आपने साइकिल सीखी, कितने साल हो गए, नहीं चलाई होगी, फिर भी आपको अगर कहें तो आप चला लेंगे, थोड़ी देर में चला लेंगे। तो एक अपेक्षाकृत स्थायी है। अनुभव और अभ्यास भी उसमें शामिल है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अधिगम के प्रतिमान, पैराडाइम ऑफ लर्निंग। अधिगम अनेक प्रकार से हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कुछ विधियों को सरल अनुक्रियाओं के अर्जन में उपयोग लेते हैं, तो अन्य विधियों को जटिल अनुक्रियाएं सीखने के काम लेते हैं। सबसे सरल प्रकार का सीखना जो साहचर्य पर आधारित होता है, अनुबंधन कहलाता है। साहचर्य का मतलब साथ। जैसे मान लीजिए मेरे साथ कोई बैठ के पढ़ता है तो हमें कभी इसका साहचर्य मिल गया। अनुबंधन यानी कंडीशन, यानी एक प्रकार की शर्त। कई लोग कहते हैं ना, मेरे से अकेले से पढ़ाई नहीं होती, हम 2 जने हो ना तो हम पढ़ लेते हैं। तो वो क्या है? अनुबंधन है और साहचर्य है। मनोविज्ञान में 2 प्रकार के अनुबंधन किए गए हैं। अनुबंध को हम शर्त भी कह सकते हैं, शर्त, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट। प्राचीन अनुबंधन यानी जो कि सदियों से चला आ रहा है, और या इसको तथा साधनात्मक या क्रियात्मक अनुबंधन। तो एक तो हो गया प्राचीन और एक हो गया क्रियात्मक, ऑपरेंट। इसके साथ ही प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्रेक्षण करना, जैसे प्रक्षेप अस्त्र होते हैं, रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। प्रक्षेपण यानी एक तरह से किसी को थोपना, डालना। और संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, संज्ञान का मतलब ज्ञान। जैसे मान लो आपने फैक्ट याद कर लिए, भारत के प्रमुख पदाधिकारी, भारत सरकार का मंत्रिमंडल, आपको ज्ञान है पूरा, प्राप्त कर लिया, तो वो संज्ञानात्मक। अब ये देखो कुत्ते वुत्ते की फोटो आएगी अभी। तथा शाब्दिक या वाचिक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट होते हैं ना, अवधारणा। जैसे मान लीजिए कहा कि मंगल ग्रह कैसा है या शुक्र ग्रह के हिसाब से बात की, तो अपनी अवधारणा है, पढ़ के बनी हुई है कि मंगल ग्रह का रंग लाल है, वहाँ की मिट्टी लाल होगी, वहाँ पर जो है अपने जैसा ही वातावरण है, 24 घंटे का मान लीजिए दिन है, ऐसे कुछ सोचा।
तो अपनों को ये लगा कि यार शायद फिर पृथ्वी के जैसा ही होगा और वहाँ जीव भी होंगे। तो एक अवधारणा बनी, अपनी कॉन्सेप्ट बना किसी चीज़ के प्रति। तथा कौशल, स्किल, यानी किसी कार्य को अच्छे से करना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ नाम लिखा कौशल, ठीक है, और या जैसे मान लीजिए मैंने नाम लिखा कौन, ठीक है। अब इसको मैं कुशलता से और अच्छे से लिखूं तो वो कौशल हो गया। और वो कब आएगा? बार बार प्रैक्टिस करने से भी आ सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये जैसे मान लीजिए बना रहा हूँ मैं यहाँ पे अक्सर, तो ये बनाने का कौशल है कि हम कितना और अच्छा बना सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस से कौशल विकसित होता है। तो प्राचीन अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन यानी सीखने का परंपरागत जो अनुबंधन वाला तरीका है वो क्लासिकल कंडीशनिंग। इस प्रकार का सीखना सबसे पहले इवान पी पावलोव से प्रस्तावित किया। पावलोव, देखो इसमें लव शब्द है। बहुत सारे लोग कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं, कुत्ता साथ में रखते हैं, तो लव से आप जोड़ सकते हैं उसको, कुत्ते से लव, यानी कुत्ता पर इसने प्रयोग किया। जो शरीर वैज्ञानिक थे, फिजियोलॉजिस्ट, ठीक है, ने पाचन प्रक्रिया के अध्ययन के दौरान पाया कि कुत्ते उन तस्तरियों को, तस्तरी होती है ना जो कटोरी जिसमें कुत्ते को भोजन रखते हैं, को जिनमें उन्हें भोजन दिया जाता था। हम भी छोटे थे तो बहुत सारे गली में जो कुत्ते होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको लाके पालते थे। घर वाले डांट लगाते रहते थे कि कहाँ से लाया, वापस छोड़ के आ, फिर भी शौक होता है बच्चों का, पालते रहते थे। तो देखने पर भी तो भोजन दिया जाता था, तो उन्हें देखने पर भी लार स्रावित करना प्रारंभ कर देते थे। यानी केवल कुत्ता होता ना, तो आप केवल उस कुत्ते वाली जो कटोरी है उसको भी आप उठा लोगे, इतने में पूंछ हिलाएगा कि हाँ अब की बार अपने वाला बर्तन उठाया, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें माल आ रहा है। तो वो क्या है? उस कटोरी के साथ अनुबंधन है उसका, और ये अनुबंधन प्राचीन है, सदियों से चला आ रहा है। इसी आधार पर पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए और प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत दिया, ठीक है। ये तो एक बेसिक प्रश्न है, आप सभी जानते हैं जो 11वीं की मनोविज्ञान अब आप पढ़ रहे हैं, तो ये तो काफ़ी डीप है। प्राचीन अनुबंधन के अनुसार जब एक तटस्थ उद्दीपक यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है, तटस्थ उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब जिसको देखकर हमारे अंदर कोई भाव पैदा हो, ठीक है। जैसे कप देखकर अपने अंदर चाय की इच्छा पैदा हो गई, चाय वाला कप देखकर, तो वो तटस्थ उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ युग्मित कर दिया जाए। अब जैसे स्वाभाविक उद्दीपक है चाय खुद, ठीक है, उसके साथ युग्मित कर दिया जाए, प्रस्तुत किया जाए, तो कुछ प्रयासों के पश्चात प्राणी उस तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी वैसी अनुक्रिया करने लगता है जो वह स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता है। जैसे मान लीजिए अक्सर 99% घरों में जैसे ही चाय बनती है तो हम देखते हैं माताएं, बहनें, महिलाएं ज़ोर से वो जो है ना अदरक या इलायची ज़ोर से टन 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 ऐसे कूटेंगे उसको, तो पता लग जाता है मेहमान को कि हाँ चाय बन रही है, झूठा तो नहीं रोका है, तो चाय पी के जाओ, आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए, तो वो क्या है? वो है तटस्थ उद्दीपक, वो कुटा जा रहा है। मामदस्ता है, मामदस्ता अपन थोड़ी पियेंगे, मगर मामदस्ते की आवाज़ से अपना अनुबंधन हो गया कि टन 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 बज रहा है, इसका मतलब चाय बनेगी। ऐसे ही मान लीजिए किसी वजह से उन्होंने मामदस्ता झूठा ही कूट लिया, या उन्होंने अपनी कोई चीज़ कुटी है, अदरक इलायची न कूट के, तो भी आप अपन ये लगेगा कि अरे शायद चाय आने वाली है, अपन थोड़ा सा उत्साहित हो जाते हैं। तो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ ये बार बार घटित होता ना, ये अपने साथ बार बार घटित हुआ, इसलिए हम उसके साथ जुड़ गए। ये बेचारे कुत्ते के साथ हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या किया उन्होंने, एक कुत्ते को बांध दिया पहले तो, ठीक है। फिर ये इसके लार मापने के लिए ये एक ग्रंथि लगा दी, पाइप लगा दिया, कप रख दिया। कुत्ते की लार को भी देखो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी करते हैं, अपने ऐसे सूग नहीं करते हैं ना। तो रिकॉर्डिंग उपकरण, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लार मापन, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, देख रहे हैं कि कितना क्या। लार ग्रंथियों वाली नली, भोजन, और ये एक ओर से दिखने वाला शीशा। अब जैसे ही इसमें जो है यहाँ घंटी भी लगा रखी थी, इसमें घंटी का दे नहीं रखा है कि पहले वो उसने क्या है दूर बैठ गए ऐसे और घंटी बजाई टन, ठीक है। फिर इसमें भोजन रला के दिया रखा और फिर इसने भोजन, तो इसके मुंह में लार स्रावित होगी कि भोजन आ गया है, खाएंगे। लार क्यों आती है? अपने भी आती है ना कई बार, या नहीं आती? चलो आती है तो बताना नहीं है। इसमें क्या होता है, कहते हैं ना बच्चों को कहते हैं कई बार कि अरे देखो रसगुल्ले का नाम लिया, मुंह से लार गिर गई। तो जो लार है वो पाचक रस है, तो लार जो है ना वो आती है, इसका मतलब लार कहती है मैं तैयार हूँ पचाने के लिए, आने दो, तो इसलिए लार आती है। तो लार का काम आना,
ठीक है, बस वो बाहर नहीं आए ये अपना काम है, कंट्रोल रखना उसको। तो ये जो है इसके लार शराबित हुई। अब इसमें क्या हुआ था कि इसने जितनी बार भोजन रखा उससे पहले वो घंटी बजाता फिर भोजन रखता, तो घंटी के साथ में इसका अनुबंधन स्थापित हो गया। फिर इसने कुछ कई बार ऐसा किया कि केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, फिर भी कुत्ते को लगा अरे भोजन आने वाला है और इसके लार शराबित हो गई। तो इससे क्या हुआ कि इसका इस ध्वनि के साथ में, घंटी के साथ में एक अनुबंधन स्थापित हो गया और ये एक पुरातन अनुबंधन कहलाया। अब इसमें देखिए जैसे भोजन है वो स्वाभाविक नेचुरल जो है वो स्टिमुलस है, भोजन को देख के लार आना एक स्वाभाविक है। मगर घंटी को देखकर लार आना, तो इसको कोई घंटी थोड़ी खानी है, ध्वनि थोड़ी खानी है, मगर फिर भी तो वो एक क्या है, अस्वाभाविक जो है, न्यूट्रल जो है स्टिमुलस है, घंटी या ध्वनि। तो इस तरह से अब है पावलोव के प्रयोग में अनुबंधन के लिए कुत्ता। अब एनसीईआरटी ये आरबीएससी किताब भी पढ़ लेते हैं, मैंने तो बहुत सारा व्याख्या कर दिया। पावलोव का प्रयोग, पावलोव ने ये कहाँ का था, रूस का था वैज्ञानिक, ने अपने प्रयोग के लिए कुत्ते को बॉक्स में बांध कर रखा बेचारे को और उसे कुछ समय के लिए उसमें छोड़ दिया। साथ ही कुत्ते के लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाले, स्रावित गलत है, स्राव होता है यहाँ पे, स्रावित होने वाले स्राव को एक ट्यूब के द्वारा अपनी मापनी ग्लास में लेने के लिए आवश्यक उपाय किए। अब कुत्ते को उन्होंने भूखा रखा और घंटी की आवाज़ के तुरंत बाद यानी कि घंटी बजी 15 मिनट बाद भोजन है, वो बेचारा भूल जाता है कि घंटी का भी इसके साथ कोई संबंध है क्या। तुरंत बाद, देखो मैं खास चीज़ें अंडरलाइन कर रहा हूँ, पिछले जो 10 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है मनोविज्ञान पढ़ाने का, क्वेश्चंस हम देखते हैं उस आधार पे। कुत्ते को घंटी एक तटस्थ उद्दीपक है, यानी कि इसको हम तटस्थ भी कह सकते हैं, इसको हम अस्वाभाविक भी कह सकते हैं, यानी नेचुरल थोड़ी है ये, अस्वाभाविक है ना, स्वाभाविक का मतलब नेचुरल, ठीक है। इसे हम कृत्रिम भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके प्रति कुत्ते का लार स्रावित करना स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं है। घंटी बजी लार आ गई, बेवकूफ़ है कुत्ता, मतलब घंटी को भोजन थोड़ी है, मगर उसका उसके साथ अनुबंध हो गया, इसलिए उसने सोचा जैसे घंटी बज रही है इसका मतलब आने वाली है चाय। चाय क्या, भोजन। आप सोच रहे हैं गुरुजी को चाय चाहिए, मैं बता दूं आपको पिछले 3-4 महीने हो गए मुझे चाय छोड़े हुए, परंतु इसलिए तो कहीं याद नहीं आ रही है। किंतु भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है, भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी नेचुरल स्टिमुलस है, जिसके प्रति कुत्ता लार स्रावित करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले कुछ दिनों तक इसी प्रकार घंटी की आवाज़ के बाद भोजन प्रस्तुत किया गया। ऐसे कुछ प्रयासों के बाद परीक्षण प्रयास में केवल घंटी बजाई गई किंतु भोजन नहीं दिया गया, और यह पाया गया कि कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर भी इस आशा में कि अरे भोजन आ गया होगा, लार स्रावित कर दी, और जिस प्रकार वह भोजन प्रस्तुत करने पर करता था, तथा घंटी और भोजन के मध्य का यह अनुबंधन साहचर्य अनुबंधन कहलाता है। घंटी का साथ मिल गया उसको, ठीक है। इसी तरह से एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी स्कूल खुल गए हैं, तो एक माताजी अपने बच्चे को जगाने के लिए सुबह सुबह उसके कमरे में मान लीजिए कि 5 बजे प्रवेश करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते इधर स्विच है, स्विच ऑन किया, खट लाइट जली, लाइट जलते ही बच्चे को पता है कि माताजी आ गए, उठाएंगे, बच्चा उठ खड़ा हुआ, ठीक है। तो अब बच्चे को कहा नहीं, पहले लाइट जलाई फिर कहा भी बेटा उठ जा। अब ये प्रक्रिया रोज़ रोज़ चली। एक दिन संयोग से माताजी ने किसी कारणवश काम से रात्रि में 1 बजे ही लाइट जला दी, दरवाज़ा खोला, टक लाइट जलाई, बच्चा उठ खड़ा हुआ कि अरे शायद 5 बज गए होंगे, चलो चलते हैं स्कूल के लिए, उठ जाते हैं। तो हालांकि ऐसे बच्चे कम ही मिलते हैं, सिर्फ लाइट से उठ जाए। तो यहाँ उदाहरण की बात है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ एक अनुबंधन स्थापित हो गया लाइट के साथ में, स्विच के साथ में, लाइट के साथ में, ध्वनि के साथ में। तो प्राचीन अनुबंधन के प्रमुख संप्रत्यय, अब हम देख लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट। तो इसमें जो प्रमुख बातें हैं जहाँ से कि क्वेश्चन बनते हैं। अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है, अनुबंधित। अनुबंधित का मतलब जिसमें कोई शर्त हो, शर्त थी घंटी। अनुबंधित का मतलब जिसमें कोई शर्त नहीं हो, यानी कि प्राकृतिक, ठीक है। पावलोव के प्रयोग में भोजन अनुबंधित उद्दीपक है। यहाँ सीधा देखो अनुबंधित यानी नॉन कंडीशन।
तो इसमें जो है ये यूएस का मुझे भी पूरा याद नहीं आ रहा, आगे आ जाएगा चलो, है ना। अननेचुरल या अनकंडीशन, हाँ वो हो गया ना, अनकंडीशन स्टिमुलस, ठीक है, अनकंडीशन। तो यहाँ अनअनुबंधित का मतलब हो गया जिसमें कोई शर्त नहीं है, शर्त नहीं है मतलब वो प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक है। यानी भोजन एक प्राकृतिक उद्दीपक है, भोजन को देखकर भूखे व्यक्ति के लार स्रावित हो जाएगी, कुत्ते के भी हो जाएगी, क्योंकि भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है। इसलिए भोजन अनअनुबंधित भी है, जिसके लिए कुत्ता लार स्रावित करता है। अन्य शब्दों में अनअनुबंधित उद्दीपक बिना सीखा हुआ या स्वाभाविक उद्दीपक होता है, जिससे उसके लिए प्रतिवर्ती अनैच्छिक अनुक्रिया होती है। अनअनुबंधित अनुक्रिया। अब उद्दीपक यानी भोजन को देखकर लार का आना, या जैसे मान लीजिए म्यूजिक को सुनकर हाथ पांव थिरकना, तो वो क्या है? वो है अनुक्रिया। अब अनअनुबंधित का मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? यहाँ क्या थी? लार। तो स्वाभाविक कह दो या अनअनुबंधित कह दो, देखो शब्दों का खेल है, और शब्दों के खेल को समझ लिया तो मनोविज्ञान में जो है आप चौके छक्के लगा दोगे। लार भोजन के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया है, भोजन देख के लार आना। अतः पावलक के प्रयोग में यह अनअनुबंधित अनुक्रिया है। अनअनुबंधित उद्दीपक के प्रति होने वाली प्रतिवर्ती क्रिया अनअनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई लाइन? अनअनुबंधित उद्दीपक यानी कि भोजन के प्रति जो अनअनुबंधित अनुक्रिया यानी जो नेचुरल अनुक्रिया है, यानी कि लार, यानी भोजन को देखा तो बराबर क्या हुआ? लार का स्राव हुआ। तो ये दोनों ही यूएस अनकंडीशन स्टिमुलस बराबर यू आर, ठीक है। तो पहले तो ये तो होता है, ये भोजन को दिखाया लार आई, भोजन को दिखाया लार आई, क्लियर। अब उसने क्या जोड़ा? अनुबंधित उद्दीपक, बीच में जोड़ दी घंटी, ठीक है। तो ये घंटी बन जाती है कई बार गले की घंटी। अनुबंधित उद्दीपक, जब एक तटस्थ उद्दीपक, ठीक है, को, तटस्थ उद्दीपक का मतलब जो अपने आप में, अब जैसे घंटी अपने आप में कोई उद्दीपक नहीं है कि घंटी को देखा हर कुत्ता जो है वो नाचने लग जाए, ऐसा होगा नहीं। को किसी तरह, तो यहाँ मैं आपके लिख देता हूँ थोड़ा सा। तटस्थ उद्दीपक का मतलब यहाँ क्या हो गया? घंटी या ध्वनि या कुछ भी XYZ कोई और चीज़। किसी अनअनुबंधित उद्दीपक यानी कि भोजन, ठीक है, भोजन के साथ बार बार युग्मित यानी जोड़ दिया जाए तो समान करने से वह समान प्रकार की प्रतिवर्ती अनुक्रिया उत्पन्न करने का कारण बन जाता है। तो इस तटस्थ उद्दीपक यानी घंटी को हम अनुबंधित उद्दीपक कह सकते हैं, CS कह सकते हैं। कंडीशन स्टिमुलस यानी घंटी एक शर्त है, बीच में घंटी बजेगी तो ही भोजन आएगा, ये शर्त जुड़ गई उसके कि पहले घंटी बजी है फिर भोजन आ रहा है, इसका मतलब घंटी बजेगी तो भोजन आएगा ही आएगा। समझ गए बात को? अनुबंधित अर्थात सीखा हुआ। पावलोव के प्रयोग में घंटी को एक तटस्थ उद्दीपक है। घंटी की आवाज़ पर लार स्रावित होना स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं है और नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। केवल घंटी की आवाज़ सुनाई, भोजन मत दिखाओ, नहीं होगी, ठीक है। को बार बार भोजन के साथ देने पर, ठीक है ना, साथ साथ चली, बार बार भोजन के साथ देने पर कुत्ता केवल घंटी की आवाज़ पर लार स्रावित कर देता है, जैसे हमें भोजन को करता था। तो इस तरह घंटी एक अनुबंधित उद्दीपक का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब इसने तीसरी चीज़ और जोड़ दी। पहले था US, ठीक है, फिर बीच में इसने जोड़ दी CS, भोजन, हाँ पहले CS घंटी, फिर उसको दिखाया भोजन, और फिर उसके हुआ लार स्रावित होना, क्या है उसका? UR, है ना, लार स्रावित होना। अब देखो अनुबंधित अनुक्रिया, तो CS बराबर CR, है ना। तो अनुबंधित अनुक्रिया यानी कंडीशन रेस्पॉन्स, अनुबंधन उद्दीपक के प्रति होने वाली सीखी गई प्रतिवर्ती अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। पावलक के प्रयोग में घंटी के प्रति होने वाली अनुक्रिया नहीं, केवल घंटी बज रही है लार स्रावित कर रहा है, घंटी बज रही है लार स्रावित कर रहा है, तो जो है वो एक तरह से जो लार उसकी स्रावित हो रही है वो अनुबंधित उद्दीपक जो घंटी है उसके प्रति उसकी अनुक्रिया तो है, परंतु अनुक्रिया भी एक बंधन है उसमें, कंडीशन है उसमें घंटी। तो इसलिए बाकी यानी घंटी बज रही है उससे मिलती जुलती कोई घंटी बज रही है, मिलती जुलती ध्वनि तो भी वह कर देगा,
मगर घंटी की जगह मान लीजिए कोई चीज़ बोल रही है, कोई गाना चल रहा है, वो आवाज़ लगा रहा है, तो उस पर नहीं करेगा वो। तो घंटी के साथ उसका अनुबंधन हो गया, तो अनुबंधित अनुक्रिया यानी लार का स्रावित होना अनुबंधित अनुक्रिया है। ठीक है, इसको हम बाद में पहले ये देख लेते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया का उदाहरण हो गया, चलो इसी को देखते हैं अब ये है प्राचीन अनुबंधन के चरण और संक्रियाओं के बीच संबंध। अनुबंधन के चरण, अनुबंधन के पूर्व क्या था, भोजन दिखाया और लार स्रावित हुई। ठीक है, भोजन और लार ये स्वाभाविक है यानी नेचुरल, यानी कि अनकंडीशन। ठीक है, अनकंडीशन स्टिमुलस UCS, अनअनुबंधित UCS कह दो, इन्होंने सीधा US बोला है। और लार का आना स्वाभाविक अनुक्रिया नेचुरल रेस्पॉन्स। ठीक है, या अनकंडीशन रेस्पॉन्स UCR। अब है घंटी की ध्वनि, ये तटस्थ उद्दीपक है, इसको कंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़ दिया। और चौंकना लार की अनुक्रिया नहीं है। अब पहले घंटी बजी तो चौंकेगा वो कि यार ये घंटी कहाँ से बज गई, बीच में टर्न क्या आ गया। अब क्या है, अब है अनुबंधन कैसे हुआ, घंटी की ध्वनि फिर भोजन, तटस्थ उद्दीपक और फिर स्वाभाविक उद्दीपक, दोनों को साथ। ठीक है, एक निश्चित अंतराल 5 सेकंड लगभग, इससे ज़्यादा नहीं हो, 5 से 10 सेकंड, तो लार का स्राव होना स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, दोनों। अब केवल घंटी बजी, अनुबंधित, अनुबंधन हो गया कुत्ते का इसके साथ में बेचारे का, ये कुत्ता है देखो। ठीक है, ये पट्टा डाला हुआ इसके, ये लो डिजाइनदार। अब है ये लार का स्राव, तो ना अनुबंधित अनुक्रिया। तो आप समझ गए होंगे अनुबंधन के पश्चात जो है इस तरह से होता है। ठीक है, कितना क्या हो रहा है, प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक और क्रियाकलाप, इतना ही है भाई। एक एक पेज और पढ़ लेते हैं, आप घबराए नहीं भी थोड़ा सा। ठीक है, खींच देते हैं अभी इसको। देखो, दैनिक जीवन में प्राचीन अनुबंधन की अनेक घटनाएं देखने को मिलती है। अब यहाँ से उदाहरण जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि किसी साइकिल, बालक किसी साइकिल के पास जाता है, उसका टायर तेज आवाज़ के साथ फट जाता है, बच्चा डर जाता है। यदि ऐसा कुछ बार बार पुनः होता है तो बालक साइकिल को देखते ही डरने लगता है। खरगोश वाला और क्या था, खरगोश दिया डराने वाला वो वाटसन ने, तो वो डर गया बेचारा बच्चा। तो इसी तरह हॉस्टल में अथवा विद्यालय में खाने की घंटी की आवाज़ सुनने पर ऐसी आशा होने लगती है कि अब भोजन आने वाला है और मुंह में लार बनने लगती है। इन उदाहरणों में साइकिल है और घंटी के अनुबंधित उद्दीपक के उदाहरण है। अनुबंधित उद्दीपक यानी कंडीशन स्टिमुलस, इसके साथ साथ डरना, लार स्रावित होना, डर रहा है, लार स्रावित हो रही है, तो वो अनुबंधित अनुक्रिया है CSCR। ठीक है, यानी UCS UCR के बाद CSCR होने लग गया। साहचर्य स्थापित होने के कारण होता है। इसी प्रकार बालक को यदि चिकित्सक सफ़ेद कोट में इंजेक्शन लगाता है तो कुछ घटनाओं के बाद बालक किसी को भी सफ़ेद कोट में देखते ही भय की अनुक्रिया करता है कि अरे डॉक्टर साहब आ गए। सुई का भी पशु तक समझते हैं सुई का, तो ठीक है। इस प्रकार के अधिकांश अतार्किक भय प्राचीन अनुबंधन के कारण होते हैं। तो ये ध्यान रखना, एक इसको लाइन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि अधिकांश अतार्किक भय, फोबिया बोलते हैं जिसको, प्राचीन अनुबंधन के कारण होते हैं। ठीक है, अब है प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक। पावलोव वाला है, कुत्ते वाला है। एक बार पुनः साथ देखें तो भोजन है, स्वाभाविक उद्दीपक है, लार स्वाभाविक अनुक्रिया है, घंटी बीच में एक तटस्थ उद्दीपक है, घंटी और भोजन को जोड़ दिया तो फिर घंटी की आवाज़ जो है अस्वाभाविक उद्दीपक जो है उसके साथ स्वाभाविक अनुक्रिया जो है वो हो जाती है। समझ गए? ओके। प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक, डिटर्मिनेट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। प्राचीन अनुबंधन में कितनी मजबूती अथवा शीघ्रता से अनुक्रिया प्राप्त होती है वह अनेक कारकों पर निर्भर करता है। अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इस प्रकार है। जैसे देखो, एक तो घंटी या ध्वनि जो है वो मिलती जुलती होनी चाहिए, 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। नहीं कि घंटी बजी आधा घंटा बाद भोजन आया, कभी घंटी बजी आए ही नहीं भोजन, कभी घंटी बजी 1 घंटे बाद आया, कभी घंटी भोजन पहले दे दिया फिर घंटी बजी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुबंधित तथा अनअनुबंधित उद्दीपकों के बीच का अंतराल। ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी और अनुबंधित यानी भोजन, उनके बीच का जो अंतराल है, प्राचीन अनुबंधन अनुबंधित तथा अनअनुबंधित के बीच के शुरुआत के बीच के समय से प्रभावित होता है। इस आधार पर 4 प्रक्रियाएं। सहकालिक अनुबंधन में अनुबंधन तथा अनुबंधित उद्दीपक एक साथ दिए जाते हैं। सहकालिक में मतलब शुरू में क्या है, एक साथ,
विलंबित अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ होता है और तब अनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है। तो ये अनुबंधित और अनुबंधित समझ में आ गया ना। अनुबंधित मतलब उसको कोई बंधा हुआ नहीं है, मतलब प्राकृतिक है, यानी भोजन, और अनुबंधित का मतलब घंटी। अवशेष अनुबंधन से अनुबंधित अनुक्रिया का आरंभ और अंत हो जाता है, तब अनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है, किंतु इन दोनों उद्दीपकों के बीच कुछ समय का अंतर होता है। पश्चगामी बाद का, ये ट्रेस और ये बैकवर्ड में अनुबंधित उद्दीपक को पहले दिया जाता है और उसके पश्चात अनुबंधित उद्दीपक जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको आगे पीछे कैसे जोड़ सकते हैं। प्रयोगों में यह पाया गया है कि अनुबंधित उद्दीपक तथा अनुबंधित उद्दीपकों के मध्य समय का अंतराल यदि कुछ सेकंड का ही होता है तो प्राचीन अनुबंधन मजबूत और शीघ्र होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वही ग्रीन कर दिया है। यह अंतर अधिक होने पर अनुबंधन में कुछ समय लगता है, यानी वो जो समझौता है ना, जो जुड़ाव है ना घंटे के साथ, वो लेट होगा, टाइम लगेगा उसमें। जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड का एक चीज़ है कि कंप्यूटर का कीबोर्ड में हम प्रैक्टिस करते हैं। आप ऐसे एक एक अक्षर को ढूंढ के करेंगे तो आप कई सालों तक आप कीबोर्ड चला लो, आप टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे। और आपने फिक्स अंगुलियां कर दी ASDF, LKJ वो रखी और आपने प्रैक्टिस की, तो आप 10-15 दिन में सीख जाते हैं। तो वो अपना एक अनुबंधन हो जाता है हर अंगुली के साथ कि इसके लिए A फिक्स है, इसके लिए S फिक्स है, इसके लिए F फिक्स है, वो बात है। तो यह अंतर अधिक होने पर अनुबंधन में समय लगता है। विलंबित अनुबंधन अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की प्रभावशाली विधि है। तो विलंबित अनुबंधन अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की प्रभावशाली विधि है, ये काम का है आपके। विलंब का मतलब थोड़ा सा रुक कर, पुनः देख लेते हैं इसको विलंबित वाले को, कि विलंबित अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ होता है, तब अनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है। यानी अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ होता है, मतलब घंटी जो है वो पहले बजती है, और तब अनुबंधित उद्दीपक यानी कि भोजन जो है वो दिया जाता है। तो ये विलंबित अनुबंधन जो है वो था पावलोव वाला, वो ज़्यादा प्रभावशाली है। ठीक है। इनमें सहकालिक तथा अवशेष अनुबंधन से भी कुछ अनुबंधन प्रक्रिया प्राप्त होती है, किंतु पश्चगामी अनुबंधन प्रक्रिया में अनुक्रिया प्राप्त होने की संभावना न्यून है। क्यों? क्योंकि भोजन दिया, उसके बाद में घंटी बजी, तो सोचेगा बजने तो अब रोटी मिल गई, क्या है, क्या घंटी, क्यों ये भेजा खा रहा है। भोजन मिलने के बाद में उसको काम पूरा हो गया, उसके बाद में क्या मतलब है, समझ गए आप। अतः प्राचीन अनुबंधन में CS सदैव, प्राचीन अनुबंधन में CS सदैव US के पहले ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, है ना। CS कंडीशन स्टिमुलस घंटी और अनकंडीशन स्टिमुलस US, तो ये जो है ये ऐसे होना चाहिए, पहले CS फिर US, CS फिर US, SS तो है CU। वैसे भी ABCD में पहले C आता है फिर U आता है, ICU ऐसे कहते हैं ना, तो मैं देख लूँगा, है ना, ICU, तो बस CU SS आगे लगाना ही है। अब है अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार तथा तीव्रता। प्राचीन अनुबंधन में प्रयुक्त अनुबंधित उद्दीपक यदि एकदम भिन्न होता है, उदाहरण प्रयोगशाला में घंटी सामान्य नहीं होती, तो अनुबंधन शीघ्र होता है। अनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता भी अनुबंधन को प्रभावित करती है। अनुबंधित उद्दीपक जितना अधिक तीव्र होगा, अनुबंधित अनुक्रिया के अर्जन की गति भी उतनी अधिक होगी, कम प्रयासों में अनुबंधन हो जाएगा। तीव्रता का तात्पर्य क्या है, तेजी है क्या, या तेजी से ही है, फास्ट जैसे। अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार यानी कि भोजन आदि। अनकंडीशनड स्टिमुलस, S और लगेगा आगे। प्राचीन अनुबंधन के अध्ययनों में 2 प्रकार के अनुबंधित उद्दीपकों का उपयोग किया जाता है। एक तो है परिवर्त्यात्मक, यानी इसका पता नहीं क्या है, और विमुखी। परिवर्त्यात्मक, ये अंग्रेजी में क्या लिखा है समझ में नहीं आया। परिवर्त्यात्मक उद्दीपक से उत्पन्न प्रक्रियाएं संतोष और प्रसन्नताएं देती है, ये ध्यान रखना है। परिवर्त्यात्मक यानी अपनी प्रवृत्ति जो है ना उसके अनुसार वो है संतोष और प्रसन्नता देती है, और स्वतः सुगम्य अनुक्रियाएं उत्पन्न देती है, जैसे भोजन, पीना, दुलारना आदि। ठीक है। विमुखी उद्दीपक जैसे शोर, पीड़ादायी सुई, आघात, कड़वा स्वाद इत्यादि दुखदायी और सत्यकारक होते हैं और परिहार तथा पलायन की अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लो सफ़ेद कोट वाले को देखते ही ऐसा लगता है, बच्चा रोने लगता है कि डॉक्टर साहब आ गए, सुई लगाएंगे, वो। तो प्रयोगों में यह पाया गया है कि विमुखी प्राचीन अनुबंधन 2-3 प्रयासों में स्थापित हो जाता है, विमुखी वाला। किंतु विमुखी जो है ना, ये डर वाला प्राचीन अनुबंधन
जो है वो 2-3 प्रयासों में स्थापित हो जाता है, किंतु परिवर्त्यात्मक प्राचीन अनुबंधन अनुबंधित अनुक्रिया के अर्जन में अधिक समय लगता है। यानी अच्छे काम में तो देखो अधिक समय लगता ही है। ठीक है, तो ये हुआ, समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। आप ध्यान रखना, जब पेपर बनेगा तब हम वापस मिलान करेंगे कि यहाँ से पेपर बना है क्या। विमुखी जो है, विमुख का मतलब होता है वैसे मुंह मोड़ लेना, नेगेटिव वाला काम तो जल्दी होता है, आपको भी पता है। लेट सोना, पढ़ाई को छोड़ देना, स्कूल से भाग जाना, ये काम जो इजी काम है। मोबाइल चलाना, ठीक है, फिल्म देख लेना, मगर पढ़ना या कसरत करना या मान लीजिए योग करना या कोई भी जो काम ज़्यादा फायदे वाला है, चीनी अच्छी लगती है, नुकसान करती है, नीम फायदा करता है, नहीं लेते। तो विमुखी जो है क्रियाएं नेगेटिव वाली, वो दो जल्दी स्थापित हो जाती है, और परिवर्त्यात्मक जो है, जो कि सकारात्मक जो है, वो थोड़ा लेट होती है। क्रियाकलाप, अनुबंधन को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों से पूछा जा सकता है, विद्यार्थियों को किसका भय है, ये किस प्रकार विकसित हुए हैं, भय कैसे विकसित हुआ है, किसी चीज़ के प्रति जो डर होता है वो। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीख रहा और भयंकर तरीके से घुटने छिल गए उसके, तो उसका एक डर पैदा हो जाता है। कौन से भय को प्राचीन अनुबंधन प्रक्रिया द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये था अपने अनुबंधन। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। अभी हमने पढ़ा पावलोव वाला शास्त्रीय या परंपरागत या क्लासिकल अनुबंधन, जिसमें हमने कुत्ते पर प्रयोग का देखा, कुत्ते पर प्रयोग किया, लार स्रावित हुई, उसको मापा, ये रूस का था, चिकित्सक था, फिजियोलॉजिस्ट था, शरीर वैज्ञानिक था, और स्वाभाविक अनुबंधन, स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन, स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार, और अनुबंधित उद्दीपक यानी कि घंटी, और उसको देखकर जो है वो अगर डर रहा है तो वो स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं है। ठीक है, घंटी, केवल घंटी को देख रहा है तो स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा है, डर रहा है, परंतु घंटी को देखकर लार स्रावित कर रहा है तो वह वहाँ जो है अनुबंधित अनुक्रिया कर रहा है। और अनुबंधन स्थापित करने के लिए जो है थोड़ा प्रयास किया जाता है। और अधिगम क्या है, सीखना, यानी व्यवहार में परिवर्तन जो कि स्थायी होता है, अपेक्षाकृत स्थायी होता है, और अनुभव और अभ्यास से अर्जित किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यस गुरु जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लेवे। टेलीग्राम चैनल जो है उन सब का लिंक वीडियो में नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेवे। धन्यवाद।